सुप्रभात मेरे प्यारे मित्र। नामाध्य कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय गोंदिया का विद्यार्थी। नाम अमित भार्गव साव। विषय समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश। मार्गदर्शक विक्रम प्रत्यानी शिक्षक। मेरा विषय समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश। समता अंश वे समस्त अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं और समता अंश है। इन अंशों के धारकों कंपनी के लाभ में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने के पश्चात लाभांश प्राप्त करते हैं। समता अंशधारियों को कंपनी के संचालकों को चुनने का अधिकार है। समता अंश पूंजी के स्थायी स्रोत होते हैं। अधिकार लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश दिए जाने पर शेष लाभ में से लाभांश दिया जाता है। लाभांश दर अनिश्चित होती है। लाभांश की सुरक्षा संचयी लाभांश की व्यवस्था नहीं होती। पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशों के पश्चात पूंजी वापसी की जाती है। मताधिकार इन अंशों पर हमेशा मताधिकार प्राप्त होता है। पूर्वाधिकार अंश अर्थ ऐसे अंश जिन्हें लाभांश एवं पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार होता है पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। विनिमय के समय इन पर लाभांश की दर निश्चित होती है। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार। इन अंशों की प्रमुख विशेषता यह है कि यदि कंपनी को पर्याप्त लाभ में से उन्हें निश्चित दर से अन्य अंशों की अपेक्षा पहले लाभांश मिल जाता है। संचयी पूर्वाधिकार अंश इन अंशों पर निश्चित दर से अन्य अंशों की अपेक्षा पहले लाभांश पाने का अधिकार होता है। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश इस प्रकार के अंशों पर निश्चित दर से तो लाभांश मिलता ही है, किंतु उसे अतिरिक्त उन्हें कंपनी के अतिरिक्त लाभ की श्रेणी से अंशों के साथ हिस्सा बांटने का अधिकार प्राप्त होता है। अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश इन अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंशों में अंश को कहते हैं जिन पर निश्चित दर से अन्य अंशधारियों से पूर्व लाभांश तो मिलता है, किंतु कंपनी को अतिरिक्त लाभों में से हिस्सा बांटने का अधिकार नहीं होता। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश जिन पूर्वाधिकार अंशधारकों को अधिकार दिया जाता है यदि वो अपने अंशों के निश्चित समय के अंदर अथवा एक निश्चित तिथि से साधारण समता अंश में बदल सकते हैं। इन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश जिन पूर्वाधिकार अंशधारकों को यदि अधिकार नहीं दिया जाता वो अपने साधारण तो समता अंश बदल नहीं सकते और अपरिवर्तनीय अंश कहलाते हैं। सौदेय पूर्वाधिकार अंश जिन पूर्वाधिकार अंशों का कंपनी के जीवन काल में शोधन एवं पुनः भुगतान किया जा सकता है उन्हें सौदेय विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। असौदेय पूर्वाधिकार अंश जिन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन या विमोचन किसी भी निश्चित का समयावधि में नहीं किया जाता वो असौदेय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अधिकार लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार अंश होता है। लाभांश दर निश्चित दर होती है। लाभांश की सुरक्षा संचयी पूर्वाधिकार अंश पर प्रति वर्ष का लाभ सुरक्षित होता है। पूंजी की वापसी समता अंश के पूर्व पूंजी की वापसी की जाती है। मताधिकार विशेष परिस्थिति को जोड़कर सामान्य परिस्थिति में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि गोविंद शाहरे, सब्जेक्ट कंपनी का, क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर। आज हम पूंजी पर ऋण और उसके प्रकार देखेंगे। हमारा आज पढ़ने का ये टॉपिक है। तो आज हम पहले पूंजी पर ऋण की परिभाषा देख रहे थे। पूंजी ही व्यवसाय का जीवन रखता है। किसी भी व्यापार को कुशलता और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पूंजी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। हमें हमारा व्यापार चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी की गरज होती है। केवल स्वयं की पूंजी से कंपनी की पूंजी संबंधित आवश्यकता पूरी करना संभव नहीं है। हमारे अकेले के पूंजी से व्यापार नहीं चल सकता। हमें अपना साझेदार बनाना ही पड़ता है। केवल स्वयं की पूंजी से संबंधित पूरी आवश्यकता संभव नहीं है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण भी लेना पड़ता है, अर्थात उसे बाहरी स्रोतों से की व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे ऋण पत्र जारी करके, बाध्य वाणिज्य ऋण द्वारा, बैंक ऋण द्वारा, सार्वजनिक जमाएं या जनीपेक्ष प्राप्त करके। हमें हमारा व्यापार चलाने के लिए ऋण लेना पड़ता है। मतलब कभी हमारे पास अगर पैसे नहीं रहे, और ऐसा नहीं होता कि हमारे पास हमेशा पैसे ही रहेंगे। जिस टाइम हमारे पास हमारी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, लग रहे हैं, और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तब हम ऋण ले सकते हैं और हमें ऋण लेना पड़ता है। पूंजी पर ऋण के दो प्रकार है, अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। पहले हम देखेंगे अल्पकालीन। अल्पकालीन ऋण में एक होता है नुकसान, दूसरा होता है बैंक अधिविकर्षण, तीसरा है हुंडियों द्वारा
बहिष्कृत करना और चौथा है चल संपत्ति पर बंधक द्वारा। पहले हम देखेंगे नुकस्सा। कंपनी अपने कच्चे माल, निर्माणाधीन स्टॉक, सामान, पूंजी, तैयार माल या उधारी आदि पर बंधक द्वारा एक विशिष्ट सीमा तक ऋण प्राप्त कर सकती है। इस प्रणाली में ऋण की राशि कंपनी के नाम से बैंक में नकद खाता खोलकर इसमें जमा की जाती है। कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार लोन लेकर धनराशि निकाल सकती है। हमें अपने आवश्यकता के अनुसार कंपनी को जितनी ही जरूरत है ऋण की उतनी ही धनराशि निकालना है। दूसरा है बैंक अधिविकर्षण। बैंक अधिविकर्षण के द्वारा भी कंपनी अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर सकती है। बैंक अधिविकर्षण में आशय कंपनी के चालू खाते में जमा राशि में अधिक राशि निकालने का अधिकार है। कंपनी के चालू खाते में जमा राशि न होने पर भी जब बैंक कंपनी द्वारा दिए गए चेक के भुगतान का उत्तरदायित्व स्वीकार करती है, तब उन प्रणालियों को बैंक अधिविकर्षण या बैंक ओवरड्राफ्ट करती है। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से निकाली गई धनराशि पर ब्याज लगाया जाता है। मतलब हम जितना भी ऋण निकालेंगे उस पर हमें ब्याज देना ही पड़ता है। और अब हम देखेंगे उसका तीसरा, हुंडियों को बहिष्कृत करना। डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कंपनी को अपने ग्राहक को या विक्रेताओं से व्यापारी हुंडियां मिलती है, जिसका भुगतान एक विशिष्ट समय सीमा के बाद प्राप्त होता है। परंतु कंपनी को धनराशि की आवश्यकता पड़ने पर वह इन हुंडियों को स्वयं ही के पूर्व हो इन हुंडियों को बैंक से भुना कर या बहिष्कृत करके बैंक से राशि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। मतलब हमें जो ग्राहकों से वो पैसे ना देने पर वो जो कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं, हम उसे बैंक में ऋण रखकर पैसा ले सकते हैं और हमारे जो कंपनी या हमारे बिजनेस में जो आवश्यकता है हम उसे पूरी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है चल संपत्ति पर बंधक द्वारा ऋण। इस पद्धति में कंपनी अपनी चल संपत्ति, कच्चा माल, तैयार प्रतिभूतियां आदि पर बंधक निर्माण करके बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है। ऋण की यह राशि कंपनी द्वारा एक मुश्त उठाई जा सकती है। अब हम ऋण का दूसरा प्रकार देखेंगे, दीर्घकालीन ऋण। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्थायी संपत्तियों पर बंधक द्वारा ऋण। दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने का आवश्यकता पूर्ण स्रोत कंपनी द्वारा अपनी स्थायी संपत्तियों को बंधक रखकर ऋण प्राप्त करता है। स्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन आदि पर बंधक द्वारा कंपनी ऋण प्राप्त कर सकता है। हम अपनी स्थायी संपत्ति को बंधक रखकर ऋण ले सकते हैं, जैसे कि हमारी भूमि, भवन, हमारी खुद की कोई मशीन, इनको हम बंधक रखकर कंपनी के लिए जिनसे यह ऋण लिया जाता है वह संपत्ति का बंधक लिखकर देना पड़ता है। ऋण की वसूली न होने पर ऋणदाता या बंधककर्ता बंधक पत्र पर लिखी गई संपत्ति को बेचकर अपना ऋण वसूल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अयाचित अंश पूंजी पर प्रभार द्वारा ऋण। अंतर नियम में इस प्रकार की व्यवस्था होने पर कोई भी कंपनी अपने अयाचित अंश पूंजी की राशि प्रभार उत्पन्न कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऋण का शोधन न किए जाने पर अंशधारकों से अंशों पर जो राशि मांगी जाती है उसी राशि को मांगकर ऋण का शोधन किया जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, संपत्ति पर चल प्रभार द्वारा ऋण। दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए
कंपनी की संपत्ति भावी या वर्तमान चल का अचल पर चल प्रभार निर्माण कर भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के ऋण के शोधन या भुगतान के लिए कंपनी की संपत्ति को उक्त ऋण की प्रतिभूति या सिक्योरिटी बनाया जाता है। इस दिशा में संपत्ति पर स्वामित्व तो कंपनी का ही बना रहता है। ऋणदाता का प्रभार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। वह तो केवल उस संपत्ति को सहायक से ऋण का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार मात्र रखता है, परंतु निर्धारित समय में कंपनी द्वारा ऋण का शोधन न करने पर ऋणदाता कंपनी की संपत्ति को बेचकर अपना ऋण वसूल करता है। क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं रहता, इसलिए उसको अपनी संपत्ति को बेचकर ऋण वसूल करना पड़ता है। अब हम देखेंगे 4th पॉइंट, ऋण का निर्गमन करके ऋण। दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने की सबसे सरल और प्रचलित शर्तों ऋण पत्रों का निर्गमन है। अधिकांश कंपनियों ऋण पत्रों का निर्गमन करके ही दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करती हैं।